प्रथम पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। निंदा रस पाठ में हमने पिछले क्लास में देखा का नामक व्यक्ति बड़ा निर्दोष मिथ्यावादी है और उन्होंने लेखक के विरोधियों की निंदा करने के द्वारा लेखक को एक सुख अनुभव करा दिया और लेखक ने बताया कि निंदा को भी एक ऐसी शक्ति है जो सब भेदभाव को मिटाता है। दूसरों की निंदा करने में सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और सब लोग भेदभाव मिटाते हुए सब एक हो जाते हैं, सब एक होकर दूसरों की निंदा करते हैं। रात्रि के अंधकार में सब भेदभाव मिट जाता है और उजाले में सब भेदभाव दिखाई देता है। उसी तरह निंदा करने में भी सब लोग अपने भेदभाव को मिटाकर दूर रखकर दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। इसलिए लेखक ने बताया कि निंदा के एक भेदनाशक अंधेरा होता है। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक देखा और अब देखेंगे आगे का जो विचार है। इस पैराग्राफ में लेखक ने निंदा की महिमा के बारे में बताया है। निंदा की ऐसी ही महिमा है, दो चार निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि दो चार ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चवाई पास रखने की सलाह दी है। निंदा की महिमा के बारे में इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है। वे तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? एक जगह पर भक्त लोग हैं, भगवान की भजन करने वाले जो भक्त लोग, दो चार भक्त लोग एक जगह पर बैठकर ईश्वर की भजन कर रहे हैं और उन लोगों की, भक्तों की तुलना किससे करनी चाहिए? एक जगह पर दो चार लोग बैठकर किसी की या दूसरों की निंदा कर रहे हैं, तो हम परस्पर भक्तों को और निंदकों को तुलना करने से हम यह पता लगा सकते हैं कि भक्तों में जो भक्तों की एकाग्रता, भक्तों में उतनी एकाग्रता नहीं होती, परस्पर आत्मीयता नहीं होती और निमग्नता, तल्लीन हो जाना, भक्ति में डूब जाना, यह सब भक्तों में दुर्लभ है, लेकिन बहुत थोड़ा है, दुर्लभ है। भक्तों में उतनी एकाग्रता या भक्ति में डूबना या तल्लीन हो जाना या परस्पर आत्मीयता, यह सब भक्तों में कम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर निंदकों में जब दूसरों की निंदा करते समय परस्पर आत्मीय भावना भी है और एकाग्रता भी है और वे निंदा कार्य में बहुत तल्लीनता से डूबते हैं और निमग्नता मतलब डूबना, निंदा कार्य में वे डूब जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि वहाँ पर भक्तों में ये सब कम दिखाई देता है, निंदकों में यह सब एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निमग्नता, यह सब भक्तों में कम है, दुर्लभ है और यहाँ पर निंदकों में बहुत ज़्यादा है। यही निंदा की महिमा है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चवाई पास रखने की सलाह दी है। इसलिए संतों ने, संत मतलब यहाँ पर कबीरदास ने क्या बताया है? निंदकों को आंगन कुटी चवाई पास रखने की सलाह दी है। निंदकों को हमें अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे स्वभाव को बदलते हैं। इसलिए संत ने यह विचार बताया। आंगन कुटी चवाई, आंगन में, हमारे घर के आंगन में कुटिया बनाकर वहाँ पर निंदकों लोगों को रख लेना चाहिए ताकि वे हमारे गलतियों को सुधारे, वे हमें
अपने गलतियां हैं या हमारा बुरा स्वभाव है, वे सब सुधारने का एक मौका निंदक लोग देते हैं। इसलिए उसे उन लोगों को हमें पास रखना चाहिए, ऐसा संतों ने बताया। यहाँ तक हमने देखा कि स्वभाववश अकारण ही निंदा करने वाले पहले वर्ग के निंदकों के बारे में ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಯ ಮಹಿಮೆ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂದನೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ 4-5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರದೋ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 4-5 ಜನ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ತಲ್ಲೀನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ತಲ್ಲೀನತೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಳುಗುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದನೆಯ ಮಹಿಮೆಯೇ ಇಂಥದ್ದು. ನಿಂದನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಂದಕೋं को हमें अपने पास रखना चाहिए. ನಿಂದಕರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಂದನೆಯ ಮಹಿಮೆ ಎಂಥದ್ದು? ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮರೆತು ನಿಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಿಂದನೆಗೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರು ಸ್ವಭಾವವಶ ನಿಂದ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್, ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವರದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀಬಹುದು ಆದತ್ ಸೆ ನಿಂದ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್, ಅಥವಾ ನಿರ್ದೋಷ್ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿ ಅಂಥೇಳಿಯೂ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ के वशीभूत होकर निंदा करना, झूठ बोलने वाले लोग. इस तरह के लोगों से किसी को भी कोई प्रयोजन या नष्ट, लाभ, हानि कुछ भी नहीं होता. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರು ಯಾರು? ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರು. ಇವರು ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ಕೇವಲ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यहाँ तक हमने पहले वर्ग के जो निंदक लोग हैं उन लोगों के बारे में देखा. पहले वर्ग के निंदक लोग कौन हैं? स्वभाववश निंदा करने वाले लोग. इन्हें हम और भी नाम से कह सकते हैं. स्वभाववश अथवा आदत से निंदा करने वाले लोग, अथवा निर्दोष मिथ्यावादी, अथवा प्रकृति के वशीभूत होकर निंदा करने वाले लोग. और अब हम आगे देखेंगे दूसरे वर्ग के निंदक लोग. वे हैं मिशनरी निंदक. कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं. मिशनरी निंदकों के बारे में हम लोगों ने या आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बताया है. शायद लेखक ने उन लोगों के बारे में सुना होगा या देखा होगा. मिशनरी निंदक, मिशनरी निंदकों को किसी से बैर नहीं, बैर मतलब शत्रुता नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है उन्हें. वे किसी का बुरा भी नहीं चाहते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं.
किसी के साथ उनका बैर नहीं है, शत्रुता नहीं है और किसी को भी वे द्वेष नहीं करते, फिर भी वे 24 घंटे दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं, उनमें बिजी रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, वे निंदा करने के समय में नितांत मतलब अतिशय बहुत ही निर्लिप्त भावना से, बिना कुछ भावना के वे दूसरों की निंदा करते हैं। निष्पक्षता, बिना भेदभाव के सब लोगों को एक ही तरह से वे निंदा करते हैं। इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निर्लिप्त भावना और निष्पक्षता और भेदभाव ना करके वे सब लोगों की निंदा करने के बारे में सोचने से हमें ऐसा मालूम होता है कि ये मिशनरी निंदक लोग जो हैं वे अपने काम में बहुत ही निपुण हैं। अगर मिशनरी निंदकों के सिर पर कोई भी आरोप आ जाए तो वे लोग अपने सिर पर आए हुए आरोप को बहुत ही आसानी से दूसरों के सिर पर उछालने में वे निपुण या प्रसिद्ध है। वे प्रसंग आने पर, समय आने पर अपने आप की पगड़ी मतलब टोपी, या इसका अर्थ क्या है, आरोप, अपने सिर पर अगर किसी ने आरोप डाल दिया तो उसी आनंद से वे बहुत ही आनंद से, बहुत ही आसानी से अपने सिर का जो पगड़ी है, अपने सिर पर जो आरोप आया हुआ है, उस आरोप को बहुत ही आनंद की भावना से, बहुत ही आसानी से वे दूसरों के सिर पर उछाल देते हैं, डाल देते हैं और वे खुद बचाव हो जाते हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। निंदा करना इस तरह के लोगों के लिए एक तरह का टॉनिक है। टॉनिक मतलब एनर्जी देने वाला जो, या शक्ति देने वाला जो टॉनिक है। मनुष्य को शरीर दृढ़ करने के लिए टॉनिक चाहिए या उससे उन्हें शक्ति मिलती है टॉनिक से। लेकिन ये मिशनरी निंदकों के लिए टॉनिक क्या है, निंदा करना। बहुत ज़्यादा निंदा करते जाते समय इन लोगों को एनर्जी या शक्ति प्राप्त होती है और भी निंदा करने के लिए वे उत्साहित हो जाते हैं। ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರು, ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರು ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರು. ಬಹುಶಃ ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಕೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಲೇಖಕರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ನಿಂದಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುತ್ವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶತ್ರುತ್ವ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ? ಕೇವಲ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅವರು ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆ ಅವರ ನಿಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ಕಿ ನಿತಾಂತ ನಿತಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಥವಾ ಅತಿಶಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷತ, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೇನನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ನಿಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂದರೆ ಆ ಆರೋಪವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಪಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೋಷಾರೋಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ದೋಷಾರೋಪವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂದ ಇನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಟಾನಿಕ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟಾನಿಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಟಾನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೋ, ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿತಾರೋ, ಹಾಗೆಯೇ
ಈ ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಟಾನಿಕ್ ಯಾವುದು? ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. आगे का पैराग्राफ, ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। ट्रेड यूनियन एक संघ है, व्यापारियों का संघ या कार्मिक लोगों का संघ। इस जमाने में बहुत से संघ बने हुए हैं, उसमें ट्रेड यूनियन भी एक है। इसी तरह निंदकों का एक संघ भी है, ऐसा लेखक कहते हैं। हम लोगों ने या आप लोगों ने नहीं देखा होगा निंदकों का संघ, निंदकों के संघ के बारे में आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि ट्रेड यूनियन जैसे यूनियन या संघ इस जमाने में है, तो निंदकों के संघ भी है इस जमाने में। इस संघ में अध्यक्ष भी है और सदस्य भी है। क्या काम है उन लोगों का? संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं। संघ के सदस्य जो हैं, निंदकों का जो संघ है वहां पर के जो सदस्य हैं, कहीं कहीं जाकर घूमकर, गांव में घूमकर, जहां तहां से वहां से वे खबरें, दूसरों की खबरें लाते हैं, विचार लाते हैं और अपने संघ के अध्यक्ष को, प्रधान को उस खबरों को या उस विचार को सौंप देते हैं। तो अध्यक्ष का, प्रधान का काम क्या है? यह कच्चा माल हुआ, कच्चा माल जो सदस्यों ने खबरें लाई है, गांव में घूमकर जो विचार लाया है, वे सब विचार कच्चा माल है, अपक्व विचार, वहां कोई रूप नहीं होता। तो अध्यक्ष या संघ का प्रधान उसे एक पक्का माल बना देता है, अपक्व विचार को एक पक्व विचार बना देता है। और अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। प्रधान या संघ का अध्यक्ष उस पक्का माल को वापस सदस्यों के हाथ में सौंपता है। तो बाद में वे सदस्य क्या करते हैं? निंदकों के सदस्य लोग क्या करते हैं? उस पक्का माल जो है उसे गांव में मुफ्त में, फ्री में बांट देते हैं। सबको वह विचार गांव में स्प्रेड करवा देते हैं ये लोग। बहुजन हिताय, बहुजन हिताय मतलब सब लोगों को एक खुशी है कि दूसरों की निंदा सुनने में, इसलिए ये सदस्य लोग जो हैं दूसरों की निंदा के विचार को गांव में, सारे प्रदेश में सब लोगों को पता चलने की तरह उसे स्प्रेड करवा देते हैं। सब लोग उस विचार को सुनते हैं और खुशी प्राप्त कर लेते हैं। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। यह फुर्सत का काम है, जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता वे लोग इस तरह के बुरे काम को करते हैं। दूसरों की निंदा के विचार को सब लोगों को बताते आना यह फुर्सत का काम है। जिसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता वे इस तरह के काम को करते रहते हैं, उसी में वे आनंद प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। ऐसे मिशनरी निंदक या निंदकों के संघ के अध्यक्ष ने एक दिन लेखक के पास पूछा कि आजकल तुम्हारे बारे में लोग बुरे बुरे कहते हैं। तो यह सुनकर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया दी? हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, आपके बारे में किसी ने भी मेरे पास कोई भी बुरी बात नहीं बताई। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। लोगों को पता है कि कचरा कहाँ डालना चाहिए। कचरा
जो वेस्ट चीज़ है हम डस्टबिन में डालते हैं, उसी तरह जिसको दूसरों के बारे में जो बुरा विचार है वह सुनने की आदत पड़ गई है, उन लोगों के कानों में ही लोग बुरे विचारों को डालते हैं। जिन लोगों को दूसरों के बुरे विचार को सुनने की आदत नहीं है, उन लोगों के पास कोई भी बुरे विचार नहीं डालने के लिए, नहीं बताने के लिए आते हैं। इसलिए लेखक ने उस अध्यक्ष से, संघ के अध्यक्ष या संघ के प्रधान से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में कोई भी बुरी बात लोग नहीं बताते मेरे पास, क्योंकि लोगों को पता है कि कचरा कहाँ डालना है, वेस्ट कहाँ पर फेंकना है। आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के गूरे में गूरे मतलब कानों के अंदर इस तरह का कचरा, वेस्ट चीज मजे में आसानी से डाला जा सकता है, ऐसा लोग जानते हैं। इसलिए मेरे पास कोई भी बुरे विचार बताने के लिए नहीं आते, तुम्हारे पास आते हैं बुरे विचार बताने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जो कान है वह कैसा है, वह डस्टबिन के तरह है, वहाँ पर कचरा लोग आसानी से डालते हैं। ऐसा लेखक ने उत्तर देने के द्वारा उस प्रधान का मुँह चुप करवा देते हैं। ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಸಂಘ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳು ಇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದಕರ ಸಂಘ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಂದಕರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿರಬಹುದು ನಿಂದಕರ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಈ ನಿಂದಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಂದಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ? ಅವರು ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಊರಿನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲ್ ಹುವ, ಕಚ್ಚಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಲ್ ಬನಾತಾ ಹೈ, ಉಸೆ ಏಕ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಲ್ ಬನಾತಾ ಹೈ ಕೌನ್? ಪ್ರಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿಡೀ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಬೇರೆಯವರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಯಹ ಫುರ್ಸತ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಹೈ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥವರ ಕೆಲಸ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂದಕರ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಜನರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆಗ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನಾವಾಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಹೌದಾ, ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಜನರು ಯಾಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರ ಕಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೋ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಒಳಗೆ इस तरह का कचरा, ಈ ರೀತಿಯ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮಿಷನರಿ ನಿಂದಕರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. यहाँ तक हमने मिशनरी निंदक, दूसरे वर्ग के निंदक लोग जो हैं, मिशनरी निंदक, उन निंदकों के बारे में देखा. अब हम आगे के क्लास में तीसरे वर्ग के निंदकों के बारे में देखेंगे. तीसरे वर्ग के निंदक लोग कौन हैं? ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले लोग. सबको मेरा धन्यवाद.